नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के दौरान हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन क्या परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, इन लोकसभा चुनावों से संबंधित जो प्रश्न हैं इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये दूसरी सीरीज है इस श्रृंखला की। तो पहली सीरीज कल अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसे प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए आज का पेपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। जैसे कि साथियों आप जानते हैं कि एक अनुच्छेद है संविधान में, आर्टिकल है आर्टिकल 93 है। आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है और लोकसभा उपाध्यक्ष के नियुक्ति की बात की गई है। और लोकसभा अध्यक्ष, अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी। जैसे ही लोकसभा के जो प्रथम बैठक होगी चुनाव चुनने के बाद, जैसे आजकल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसके जैसे कोई सरकार अपने शपथ ग्रहण करेंगे, अपनी प्रथम बैठक होगी, तो प्रथम बैठक में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अपने में से एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? लोकसभा अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, तो ये है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक समय ऐसा भी आया कि जब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। अभी वर्तमान में 5 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष किया गया। तो ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन, सी है 43वां संविधान संशोधन और डी है 69वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। कब आया था ये? 1976 ईस्वी में आया था 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट को आपको मैं बताना चाहूँगा। 44वां संविधान संशोधन में एक व्यवस्था की गई थी 1900, कब की है ये? 1978। ठीक है, यहाँ पे एक व्यवस्था की गई थी कि इससे पहले क्या हुआ था कि जो सशस्त्र विद्रोह होता, आंतरिक अशांति होती थी, आंतरिक अशांति की जगह में लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। इसका इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी राज्य में आंतरिक अशांति हो जाती थी तो पूरे देश पर आपातकाल लगा दिया जाता था। लेकिन जो 1978 में क्या किया गया, 44वां संविधान के तहत, जब आंतरिक अशांति की जगह में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, तो जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तो आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या किया गया कि जो आप मौलिक अधिकार देखते हैं, मौलिक अधिकार 20 और 21, मौलिक अधिकार 20 और 21, जो एक आपातकाल होता है हमारा 352, ये क्या होता है? बाहरी आक्रमण में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, युद्ध के समय में, बाहरी युद्ध आक्रमण के समय में, तो आप उस दशा में हमारा जो मौलिक अधिकार 20 है और 21 है, 20 और 21 को हम निरस्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 352 जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है उसके समय में हम मौलिक अधिकार 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 क्या हैं। अगला जो
एक इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है। 69वां संविधान संशोधन है 1991 का। इसके तहत क्या हुआ कि दिल्ली इससे पहले क्या थी, केंद्र शासित प्रदेश थी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश थी और दिल्ली को यहाँ पे NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो NCR हम देखते हैं ना, तो NCR की अवधारणा कब आई थी, 1991 ईस्वी में 69वां संविधान संशोधन। उसके बाद यहाँ पे एक विधानसभा रखी गई है ना। कितने सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा, 70 सीटें। आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, आजकल हलचल मचा हुआ है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये 69वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है लोकसभा के विघटन होने पर वह अपना पत्र त्यागपत्र दे देता है। बहुत बी है लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। सी है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है। और डी है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को गहराई से देखते हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा के विघटन होने पर वह अपना पद त्यागपत्र देगा। बिल्कुल नहीं देगा। जैसे लोकसभा का विघटन होता है, आप जानते होंगे, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। विघटन दो तरीके से होते हैं। एक तो अगर अपना कार्यकाल पूरा कर दिया, अगर लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया तो स्वतः ही विघटन हो जाती है ना, राष्ट्रपति उसे विघटन कर देते हैं। दूसरा ये है कि अगर प्रधानमंत्री कहें कि 5 साल से पहले भी या उन्हें बहुमत हासिल नहीं हो रहा है किसी सरकार को, है ना, तो भी राष्ट्रपति विघटन कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के विघटन होने पर आपको, लेकिन वो अपना पत्र, जो लोकसभा अध्यक्ष है वह त्यागपत्र बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, अब बी ऑप्शन में क्या है, लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले, बिल्कुल। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अब जैसे ही ये चुन के आएंगे, लोकसभा में बैठेंगे, संसद में बैठेंगे, तो वहाँ लोकसभा में बैठेंगे। अभी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, अभी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। जैसे ही ये लोग अभी चुन के आएंगे, लोकसभा में बैठेंगे, उसका प्रथम अधिवेशन होगा, तब वह प्रथम बैठक में ही अपने पद से इस्तीफा देगा लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। आई बात समझ में? अभी स्पीकर की नियुक्ति नहीं करेगा नए स्पीकर की, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। अब वो प्रोटेम स्पीकर क्या काम करेगा, राष्ट्रपति कुछ लोगों को तो शपथ देंगे, माना कि अभी 543 लोग शपथ लेने हैं, राष्ट्रपति ने 50 लोगों को शपथ दिलाई। उसके बाद बोल दिया कि लोकसभा अध्यक्ष को, जो प्रोटेम स्पीकर है, कि आप इनको शपथ दिलाएं। तो प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाएगा। उसके बाद जब सब लोग शपथ ले लेंगे, फिर वो लोकसभा में बैठेंगे। और लोकसभा में बैठने के बाद अब वो नया लोकसभा अध्यक्ष चुनेंगे। तो आई बात समझ में? एक ही दिन में जो पूरा लोकसभा अध्यक्ष है, उसने प्रथम अधिवेशन तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष लोकसभा विघटन करने की शक्ति रखता है। लोकसभा अध्यक्ष विघटन नहीं करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। अनुपस्थित कहाँ रहेगा वो? तभी तो आर्टिकल संयुक्त अधिवेशन 108 होगा। संयुक्त अधिवेशन 108 होगा, उसमें लोकसभा तथा राष्ट्रपति बुलाते हैं ना संयुक्त अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद अगर खाली होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा महासचिव, सी है लोकसभा उपाध्यक्ष और डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो बहुत महत्वपूर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लोकसभा महासचिव अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक बैठ सकता है। आइए जानते हैं क्या है लोकसभा महासचिव। महासचिव है हमारे, यह कार्यपालिका का एक स्थायी पदाधिकारी होता है। जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या होता है?
कार्यपालिका का एक स्थायी पदाधिकारी होता है। ठीक है, स्थायी, यह क्या होता है, एक स्थायी पदाधिकारी होता है। यह लोकसभा के सदस्यों को अधिवेशन के लिए बुलाता है। जो हमारा लोकसभा महासचिव है, लोकसभा के सदस्यों को अधिवेशन के लिए यही बुलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से बुलाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की ओर से लोकसभा के सदस्यों को अधिवेशन के लिए बुलाएगा महासचिव। देखो कितना महत्वपूर्ण पद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कास्टिंग वोट कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण है कास्टिंग वोट। ऑप्शन ए है लोकसभा महासचिव, बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, सी है राज्यसभा सभापति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कास्टिंग वोट, यानी क्या होता है, निर्णायक मत बोलते हैं इसे। निर्णायक मत कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। आई बात समझ में? निर्णायक मत। और निर्णायक मत की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि हमारी संसद में किसी बिल या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। होता क्या है कि वोटिंग करते करते हो सकता है कि बराबर मत होगी, पक्ष में भी 50 मत होगी और विपक्ष में भी 50 मत होगी, या फिर ये कहें कि पक्ष और विपक्ष में बराबर अगर मत होते हैं, तो ऐसी दशा में जो लोकसभा अध्यक्ष होगा तो वो अपना अंतिम निर्णय यानी निर्णायक वोट देगा। इसी को कास्टिंग वोटिंग कहते हैं। कास्टिंग वोट कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब अमूमन लोकसभा अध्यक्ष किसे वोट देगा? किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेगा? लॉजिक लगाइए भाई, जो पार्टी सरकार में बैठी है उसी के पक्ष में ही लोकसभा अध्यक्ष आमतौर पे वोट देंगे। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा कब की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया आपका। तो ऑप्शन ए है 15 मार्च, बी है 16 मार्च, सी है 19 अप्रैल और डी है 17 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 16 मार्च। 16 मार्च को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा जो चुनाव होने हैं उनकी तारीख की घोषणा की। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। यह अगर बात करें हमारे देश में कौन सी लोकसभा चुनाव है? 18वीं लोकसभा चुनाव है जो 2024 में है। ये कौन सी चुनाव है? 18वीं लोकसभा चुनाव है। अगर बात करें इससे पहले जो लोकसभा थी वो कौन थी? 17वीं लोकसभा थी 2019 से 2024 के बीच में। ठीक है, जैसे आप जानते हैं 16 मार्च को इसकी घोषणा की थी। किसने की थी इसकी घोषणा? मुख्य चुनाव आयुक्त ने। किसने की थी? मुख्य चुनाव आयुक्त। और हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार क्या है? हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, कितने चरणों में होंगे? 7 चरणों में। कुल कितने सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे? आप जानते होंगे, पहले भी वीडियो में बता रखा, 543 सीट, यानी 543 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता लागू होती है? ऑप्शन ए है मतदान केंद्रों में, बी है वोटिंग से 24 घंटे पहले, सी है वोटिंग से 48 घंटे पहले और डी है चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव की तिथि से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव जो घोषणा की तिथि होगी। यानी जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं ना, तो उस लोकसभा चुनाव में जो 16 मार्च को चुनाव की घोषणा की, तो इस घोषणा से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अब ये आदर्श आचार संहिता क्या है? यह एक निर्देश है। ये आदर्श आचार संहिता ये क्या है? ये राजनीतिक पार्टियों के लिए, उनके उम्मीदवारों के लिए क्या है? एक निर्देश है कि भाई आपको जो चुनाव में जो गलत तरीके नहीं अपनाने, आपने चुनाव प्रचार के दौरान आपने गलत तरीके नहीं अपनाने हैं। जैसे कि कई बार देख लेते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्या करती है, अपने वोटरों को लुभाने के लिए कुछ प्रलोभन देती है, कुछ फ्री में कुछ सामग्री बांट देती है। तो ये बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जैसे कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि हमारे जो कई बार, आमतौर पे नहीं, कई बार देखने को मिलता है जो हमारे प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव के दौरान क्या करते हैं, आपको शाम को थोड़ा सा जूस पिला देते हैं और उसके बाद क्या देते हैं, शगुन के रूप में 1500 रुपये भी कभी कभार बांट देते हैं। तो ये भी एक आदर्श आचार संहिता का, ये भी क्या है, एक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ठीक है, अगर वोटिंग से 48 घंटे पहले
ये क्या है, वोटिंग से 48 घंटे पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछा गया प्रश्न है कि चुनाव प्रचार कब तक कर सकता है। अगर कोई प्रत्याशी है, राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार बंद कब तक करेंगे, तो जिस दिन चुनाव होगा उसके 48 घंटे पहले। जैसे चुनाव प्रथम चरण का हुआ था 19 अप्रैल को हुआ था प्रथम चरण का, तो 19 अप्रैल जो से 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले उस एरिया में, उस जगह चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे। जैसे उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो गए हैं, तो 19 तारीख से 48 घंटे पहले इन्होंने क्या हो गया था, चुनाव प्रचार होना बंद हो गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 8वीं लोकसभा चुनाव में किस राज्य में एक सीट पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं तो लिख के देता हूँ कि शायद ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि जो हमारे राजीव कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इन पे भी प्रश्न किया था। लोगों ने सोचा इन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी बताने में। वो क्या गड़बड़ी है, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस राज्य में एक सीट में 2 चरणों में चुनाव होंगे। किस राज्य में, तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी मणिपुर, सी कर्नाटक, डी है केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मणिपुर। हुआ क्या कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, ठीक है। एक सीट है भीतरी मणिपुर। मणिपुर में जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे आजकल बहुत ही ज़्यादा हिंसा हो रही है। तो भीतरी मणिपुर में हिंसा के चलते यहाँ पे जो भीतरी मणिपुर की जो एक सीट है, वहाँ पे 2 चरणों में यानी आधे आधे करके वहाँ पे 2 चरणों में मतदान होगा। इसीलिए अब चुनाव आयोग ने जिस दिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी ने जब चुनाव की घोषणा की थी, तो उन्होंने टोटल कितने सीटों पे चुनाव बोला था, 544 सीटों पर चुनाव बोला था। अब ये 544 सीट पे तो चुनाव इस दिन वोटिंग होंगे, लेकिन कुल सीट कितनी है, 543। बहुत महत्वपूर्ण है ये, 543 सीट है, लेकिन 544 सीट पर क्या होंगे, चुनाव होंगे। ये एक सीट पर 2 बार 2 दिन में चुनाव होंगे, 2 चरणों में, ठीक है। वो है भीतरी मणिपुर में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा ये, ठीक है। तो कुल सीट तो 443 ही हैं, लेकिन 7 चरणों में 544 सीटों पर क्या होगा, चुनाव मतदान होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो फिर और अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 148 और डी है अनुच्छेद 143 सी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए। 324 क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। अब निर्वाचन आयोग क्या हुआ, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है हमारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनका जो कार्यकाल है, निर्वाचन आयोग इसका काम तो चुनाव कराना है, लोकसभा के चुनाव वगैरह और भी चीज़ें, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, अभी वीडियो लंबी हो रही है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष और 65 वर्ष, यानी अधिकतम 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 280 तो आपको जानते होंगे, ये है वित्त आयोग। आर्टिकल 148 ये क्या है, CAG कैग, ठीक है। और आर्टिकल 243C क्या है, आर्टिकल 243C क्या है, ये है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ठीक है। साथियों, आज के दिन का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की संस्तुति, लिखना चाहिए था यहाँ पे, संस्कृति हो गई, तो संस्तुति हो गया, संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा। बी है लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करें, अगर लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करें कि वही लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल
से हटाना चाहिए तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। सी है लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें। और डी है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें तो दोनों सदन से तो कोई मतलब ही नहीं, राज्यसभा से कोई मतलब ही नहीं है इनका, तो प्रधानमंत्री से भी कोई मतलब नहीं है, लोकसभा प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। अगर एक प्रस्ताव पारित करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को आसानी से हटाया जा सकता है। तो साथियों यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। अगले जो पेपर प्रैक्टिस सेट का आप लोग इंतज़ार करिए। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी जब तक हमारा कंप्लीट निर्वाचन आयोग, लोकसभा, हमारी संसद, राज्यसभा के कार्य सारे कंप्लीट अगर हम इसे कंप्लीट नहीं कर देते हैं तब तक ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।